हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इट्स योर क्लासेस में। आज हम देखेंगे यूपी डीएलएड के चतुर्थ सेमेस्टर के तृतीय प्रश्न पत्र जो कि विज्ञान का होता है। इसका हम देखेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न का पार्ट नंबर 2। इसके पहले हमने लघु उत्तरीय प्रश्न का एक पार्ट अपलोड कर दिया था जिस पर आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया, तो उसी को देखते हुए आज हमने आपके लिए लिया है इसका पार्ट नंबर 2 और इसमें जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बचे हुए उनको करते हैं हम कवर। तो बिना देरी के हुए करते हैं क्लास को स्टार्ट। एक बार आप क्लास को शेयर जरूर कर देना ताकि और भी मित्र क्लास को देखें और वो भी एग्ज़ाम में अच्छा से अच्छा स्कोर करके आए, क्योंकि आपने देखा कि बीटीसी में बैक बहुत ज़्यादा लगती है, तो इसको ध्यान में रखते हुए समय रहते अच्छे से आप पढ़ें। तो चलिए करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट और लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। ये रहा, चुंबक किसे कहते हैं, है ना। चुंबक कितने प्रकार के होते हैं। तो चुंबक आप देखे ही होंगे। चुंबक एक ऐसा पदार्थ होता है, मान लो ये हमने एक चुंबक बना दिया, ठीक है ना। चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, एक होता है नॉर्थ पोल उत्तरी ध्रुव और एक होता है साउथ पोल दक्षिणी ध्रुव। और जब इसको हम किसी धागे से बीच से एकदम बांध के क्या करते हैं, लटका देते हैं, तो जो सदैव चुंबक होता है ये उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव में ही ठहर जाता है, ठीक है। और अगर दो चुंबक हैं तो दो चुंबक अगर हैं तो दोनों चुंबक में क्या होंगे, नॉर्थ पोल और साउथ पोल होंगे। मान लेते हैं कि ये पहला चुंबक है और एक ये रहा चुंबक दूसरा, ठीक है ना। इसमें भी क्या होगा, नॉर्थ पोल होगा और क्या होगा, साउथ होगा। ये है आपका दूसरा चुंबक। यदि इनके ध्रुव क्या है, विपरीत है, मतलब इसका इधर साउथ है, इसका इधर क्या है, नॉर्थ है, तो इनमें क्या होता है, ये चिपक जाते हैं, मतलब आकर्षण होता है। और अगर सेम आ जाए, मान लो इधर हम एक नॉर्थ चुंबक को रखें जिसकी दिशा इधर नॉर्थ कर दें, है ना, और इधर साउथ, तो जब ये नॉर्थ और ये नॉर्थ मिलेगा तो ये क्या होगा, रिपेल करेगा, मतलब दूर हटा देगा। तो मैं कह सकते हैं कि चुंबक के समान ध्रुवों में क्या होता है, प्रतिकर्षण, जबकि असमान ध्रुवों में क्या होता है, आकर्षण होता है। तो आइए अब जानते हैं इसके बारे में, चुंबक के बारे में डिटेल से। और चुंबक के जो किनारे जो सिरे होते हैं जिसे हम ध्रुव कहते हैं, यहाँ पर चुंबकत्व ज़्यादा होता है ना। ये भी एक प्रॉपर्टी होती है चुंबक की कि यहाँ पर चुंबकत्व क्या होता है, ज़्यादा। अब चुंबकत्व क्या है, चुंबकत्व चुंबक का एक ऐसा गुण होता है जिसके द्वारा चुंबक किसी वस्तु को अपनी ओर क्या करता है, खींचता है, आकर्षित करता है। और एकदम बीच में आते, जैसे जैसे हम बीच की ओर जाते हैं वैसे वैसे चुंबकत्व घटता जाता है और एकदम बीचों बीच जो पॉइंट होता है वहाँ पर चुंबक का चुंबकत्व खत्म हो जाता है। मतलब कि इस पॉइंट पर वो किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकता है। मैग्नेटिक जो है उसका मैग्नेटिज्म जो होता है वो खत्म हो जाता है। तो अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन को, समझ में वैसे भी आ गया होगा, अब आप पढ़ लेते हैं। तो ऐसा पदार्थ जो लोहे या लोहे से बनी वस्तु को अपनी ओर खींचते हैं चुंबक कहलाते हैं। चुंबक का निश्चित परीक्षण कब होता है, इसके प्रतिकर्षण से होता है। मतलब कि जब हम दो चुंबक को, है ना, लेकर आते हैं और अगर उनके समान ध्रुव होते हैं, जैसे कि नॉर्थ नॉर्थ है, तो क्या होगा, वो दूर हट जाएगा। आपने ये प्रयोग देखा भी होगा कि ये भी होंगे, हो सकता है। तो आगे दिया है, चुंबक के सिरों पर आकर्षण बल अधिक होता है। मैंने बताया अभी कि जो चुंबक के सिरे हैं, मतलब नॉर्थ पोल और साउथ पोल, मतलब ध्रुव इन्हें कहते हैं हम, इन पर जो चुंबकत्व होता है या चुंबकीय बल सबसे ज़्यादा होता है। और जैसे जैसे हम बीच की ओर जाते हैं चुंबकत्व खत्म होता जाता है और एकदम बीचों बीच पॉइंट में चुंबकत्व खत्म होता है, शून्य होता है। तो एक क्वेश्चन बनता है कि चुंबक में चुंबकत्व किस स्थान पर ज़्यादा होता है, तो उनके ध्रुवों पर अधिक होता है, जबकि एकदम बीच में जाने पर क्या होता है, शून्य हो जाता है। और चुंबक के असमान ध्रुवों में क्या होता है, आकर्षण। अभी आपने देखा, मैंने चित्र में समझाया कि अगर एक नॉर्थ पोल है, मतलब उत्तरी ध्रुव है, और एक साउथ पोल है, दक्षिणी ध्रुव है, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अपनी ओर खींच लेंगे, आकर्षित कर लेता है। और जबकि जब समान ध्रुव होंगे, नॉर्थ नॉर्थ साउथ साउथ, तो रिपेल करेगा, दूर हटाएगा। तो चुंबक के समान ध्रुवों में क्या होता है, प्रतिकर्षण। ये सब आप पढ़ चुके हैं, ठीक है ना, समझ में भी आ गया होगा। चुंबक के ध्रुवों को एक दूसरे से अलग नहीं कह सकता। इसका मतलब क्या है कि यदि हम, ये मान लो चुंबक है हमारा, ठीक है, ये एक चुंबक है, इसको यदि हम काट दें, बीच से तोड़ दें, ठीक है ना, तो ये दो पार्ट ये बनेगा ना, ये पुनः एक चुंबक बन जाता है। मतलब इसमें नॉर्थ साउथ का जो ध्रुव होता है फिर आ जाता है, तो दोनों के दोनों एक नए नए चुंबक बन जाते हैं। कब, जब एक हम चुंबक को बीच से तोड़ देते हैं। तो ये कह रहा है कि हम चुंबक के ध्रुवों को कभी भी अलग नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। मतलब है कि अगर हम चुंबक को चाहे इतना छोटा छोटा तोड़ डालें तो हर एक भाग जो टूटा हुआ रहेगा वो एक प्रकार से अपना पूरा चुंबक का रूप ले लेता है, मतलब उसमें दोनों ध्रुव फिर आ जाते हैं। आगे है, चुंबक के ध्रुवों को एक दूसरे से अलग नहीं कह सकता, ये समझा आपने। और चुंबक को दो भागों में विभाजित किया जाता है। एक होता है प्राकृतिक चुंबक
जो नेचुरली पाया जाता है ना, पृथ्वी पर, और एक होता है कृत्रिम चुंबक जो कि बनाया जाता है। जैसे कि आजकल बड़े बड़े वस्तुओं को उठाने के लिए उसमें जो है चुंबक का प्रयोग कर लिया जाता है। तो कृत्रिम चुंबक वह चुंबक है जिसको बनाया जाता है, और प्राकृतिक चुंबक जो नेचुरली पाया जाता है, ठीक है ना, जो कि लोहे का ही एक प्रकार से क्या होता है, ऑक्साइड ही होता है, जो प्राकृतिक चुंबक का उदाहरण होता है। चलिए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। चुंबकीय एवं अचुंबकीय पदार्थों से आप क्या समझते हैं? मतलब चुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं और अचुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं? तो देखिए, चुंबकीय पदार्थ जिन पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं उन्हें चुंबकीय पदार्थ कहते हैं, क्योंकि हर एक वस्तु को तो चुंबक अपनी ओर खींचता नहीं है। तो ऐसे पदार्थ जिनको चुंबक अपनी ओर क्या करेगा, खींचेगा, वो पदार्थ क्या कहलाएंगे, चुंबकीय पदार्थ। जैसे कि लोहे की छीलन, मतलब लोहे के छोटे छोटे टुकड़े हैं, तो जो चुंबक है उसको अपनी ओर क्या करेगा, आकर्षित करेगा। और अचुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं? तो चुंबक जिन पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित नहीं करते हैं उन्हें अचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। जैसे पीतल के छोटे छोटे टुकड़े, है ना, पीतल को जो लोहा होता है वो चुंबक होता है, वो अपनी ओर आकर्षित नहीं करता, जबकि लोहे की छीलन को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो ऐसे पदार्थ जो लोहे या लोहे से बने हुए वस्तु के होंगे जिन्हें चुंबक अपनी ओर खींचेगा, वो क्या होंगे, चुंबकीय पदार्थ। और चुंबकीय पदार्थ के और एग्जाम्पल ये देखिए नीचे दिए गए हैं, कौन कौन से, पिन है, सुई है, बोल्ट है, लोहे की छीलन है, ये सभी क्या हो जाएंगे, चुंबकीय। जबकि अचुंबकीय पदार्थ में आ जाएगा पेंसिल है, पीतल के टुकड़े हैं, रबर है, तांबा है, इन सभी को जो चुंबक है वो अपनी ओर आकर्षित नहीं करता। तो ये सभी अचुंबकीय पदार्थ के उदाहरण बन जाते हैं। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केवल आप क्लास को सही से सुनेंगे, देखेंगे ना, 100% मैं कह सकता हूँ कि एग्जाम में बहुत ही अच्छे स्कोर साइंस में भी आप करके आएंगे। और यदि आपने अभी तक मैथ की क्लास नहीं देखी, मैं चैलेंज करता हूँ कि जो मैथ की मैंने क्लासेस 2-4 अपलोड की हैं, आप देखना, बहुत अच्छे से मैराथन क्लास डाली हैं, आप देखें। व्यूज़ तो कम है, लेकिन एक बार आप देख के जाना, एग्जाम में मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन 100% वहाँ से मिलेगा ही मिलेगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। भिन्न भिन्न प्रकार की ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण किस प्रकार किया जाता है? मतलब अलग अलग प्रकार की जो ऊर्जा है उसको हम विद्युत ऊर्जा में कैसे रूपांतरित कर सकते हैं, तो उनके कुछ देखते हैं, एग्जाम्पल भी देखेंगे। पहले जानते हैं, ऊर्जा के एक रूप से दूसरे रूप में बदलना क्या कहलाएगा, ऊर्जा का रूपांतरण। ऊर्जा का रूपांतरण का मतलब है कि ऊर्जा का रूप में परिवर्तन हो जाना, एक रूप से दूसरे रूप में चली जाती है। आपने पढ़ा ही होगा कि ऊर्जा का जो संरक्षण नियम होता है कि इस नियम के अनुसार क्या होता है, ऊर्जा को ना तो आप उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं, केवल ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं, बदल सकते हैं। तो ऊर्जा के एक रूप को दूसरे रूप में बदलना ही ऊर्जा रूपांतरण कहलाता है। अब जनित्र द्वारा यांत्रिक ऊर्जा, जनित्र बोले तो जनरेटर के द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को किसमें, विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। आप देखते होंगे कि जनित्र होता है, जनरेटर को जब हम स्टार्ट करते हैं तो केमिकल एनर्जी लेता है, मतलब कई प्रकार से, है ना, और यंत्र की तरह चलता है और उसके बाद हमें बिजली बना कर देता है, मतलब विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। तो जो जनित्र होता है ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। और विद्युत मोटर द्वारा अगर देखा जाए तो विद्युत मोटर क्या लेता है, विद्युत ऊर्जा लेता है, उसको हम इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, तो उसके द्वारा फिर हम विभिन्न प्रकार के कार्य कर सकते हैं, मतलब यांत्रिक कार्य कर सकते हैं। तो जो विद्युत मोटर है ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है, जबकि जो जनित्र है ये जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। आपके ऑप्शनल में आ सकता है। अब देखो कुछ एग्जाम्पल और भी दिए हैं कि विद्युत बल्ब तथा ट्यूबलाइट में विद्युत ऊर्जा का प्रकाशीय एवं ऊष्मीय ऊर्जा में बदलना। आप देखे होंगे कि जो विद्युत बल्ब होता है या ट्यूबलाइट, उसको हम विद्युत ऊर्जा देते हैं, मतलब धारा देते हैं, तो वो क्या करता है, जलता है, मतलब प्रकाश उत्पन्न करता है, और उससे हमें कहीं ना कहीं देखते हो हीट भी मिलती है। तो जो विद्युत बल्ब है ये विद्युत ऊर्जा को प्रकाशीय ऊर्जा और ऊष्मीय ऊर्जा में बदल देता है। तो ऐसा आपके ऑप्शन में भी आ सकता है कि विद्युत बल्ब किस ऊर्जा को किस में बदलता है। आगे विद्युत हीटर में विद्युत ऊर्जा का ऊष्मीय ऊर्जा में बदलना। तो विद्युत हीटर को भी हम क्या देते हैं, विद्युत ऊर्जा ही देते हैं, तो वो क्या देता है, हमें ऊष्मा देता है। ऐसे सेल में रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में बदलना। आप देखते होंगे जैसे कि आपका सेल है कोई भी, उसमें केमिकल एनर्जी स्टोर रहती है, फिर वो विद्युत ऊर्जा हमें देती है। ऐसे लाउड स्पीकर में विद्युत ऊर्जा का ध्वनि ऊर्जा में बदलना, है ना। आप देखेंगे जो साउंड होता है डीजे जिसे कहते हैं हम, है ना, तो डीजे में हम क्या करते हैं, विद्युत ऊर्जा उसको हमें देते हैं और वो फिर हमें ध्वनि निकाल कर देती है। आप देखते ही हैं। ऐसे माइक्रोफोन जो होता है,
अब माइक्रोफोन जैसे कि हम पढ़ा रहे हैं आपको, तो हमने एक माइक्रोफोन लगाया है, तो हम इस माइक्रोफोन में क्या कर रहे हैं, बोल रहे हैं, मतलब ध्वनि ऊर्जा हमारी जा रही है इसके अंदर से, तार के अंदर से प्रवाहित हुई हमारे मोबाइल में जा रही है और ये विद्युत के रूप में कन्वर्ट हो जा रही है और बाद में फिर आपको ये लाउड के रूप में सुनाई पड़ेगी। ये पढ़ती ही है, पढ़ ही रही है, पढ़ती नहीं पढ़ रही है, आप देख ही रहे हैं। ऐसे मोमबत्ती जलने से रासायनिक ऊर्जा में प्रकाशीय ऊर्जा में बदलना, जब एक मोमबत्ती जलती है ना, तो मोमबत्ती जैसे कि ये मान लेते हैं मोमबत्ती है, ये मोमबत्ती अगर जल रही है ना, तो इसके पास कौन सी एनर्जी है, रासायनिक ऊर्जा है, ये जल रही है, तो उसके बाद ये क्या दे रही है हमको, प्रकाश दे रही है और इससे हमें ऊष्मा भी मिल रही है। तो जो मोमबत्ती है, मोमबत्ती अगर जलती है तो ये रासायनिक ऊर्जा और प्रकाश ऊर्जा में बदल जाती है। इसकी जो रासायनिक ऊर्जा है, इसके अंदर केमिकल एनर्जी पिघलती जाती है और जलती जाती है, आप देखेंगे। ऐसे आगे बिजली के पंखे, मिक्सी आदि में विद्युत ऊर्जा का गतिज ऊर्जा में बदलना, तो विद्युत पंखे को हम विद्युत धारा प्रवाहित कर विद्युत ऊर्जा देते हैं और वो हमें क्या करता है गतिज ऊर्जा में बदल जाता है, मतलब चलने लगता है, आप देखेंगे। ऐसे ऊर्जा के संचरण में जल संवहन विधि द्वारा भी गर्म हो जाता है। तो आपने देखा यहाँ से इस क्वेश्चन से ही एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा रूपांतरण वाला, या तो विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण किसे कहते हैं ये पूछेगा, या अलग अलग एग्जाम्पल देकर आपसे पूछ सकता है कि बताओ कौन सा उपकरण किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। चलिए समझ में आ गया होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। ये रहा अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है न्यूमेरिकल 2020 में आया है। ये चित्र दिया गया है और इसमें क्या कह रहा है, ए तथा बी के बीच तुल्य प्रतिरोध की गणना करें। तो ए से बी के बीच में तुल्य प्रतिरोध की गणना करनी है। तो ऐसे क्वेश्चन को पहले सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ए से हम देखेंगे शुरू। तो ये तो एक सीरीज में जा रहा है अभी, तो यहाँ पर ये जो दोनों लगे हैं ये समांतर क्रम में लगे हैं। कैसे, क्योंकि यहाँ पे धारा आई तो यहाँ पे धारा 1-2 ओम वाले में जाएगी और एक 3 ओम में, फिर यहाँ पे धारा आई फिर निकल आएगी। तो ये 2 ओम और 3 और 4 ओम, 3 प्रतिरोध जो ये लगे हैं ये वाले, ये किस क्रम में लगे हैं, ये जो लगे हैं हमारे ये लगे हैं यहाँ पे। अगर देखा जाए तो बीच में एक और रहेगा, ऐसे करके रहेगा, ठीक है ना। तो ये समांतर क्रम में लगे हैं क्योंकि इसमें धाराएं अलग अलग हैं। तो 2 ओम 3 ओम और 4 ओम समांतर में है, तो इनका हम तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे। पहले इतने का, ये वाले इतने का जिसको हमने ऐसे बंद किया, इतने का। तो समांतर का सूत्र आपको पता है, 1/r बराबर क्या होता है, 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। तो इस पर रखो, मैंने इसके बीच में r मान लिया है तुल्य प्रतिरोध। तो 1/r बराबर कितना आएगा, 1/r1 मान लेते हैं, 2 ओम है पहला वाला, ये 3 है और ये कितना है, ये है 4। तो ये समांतर में है, तो समांतर का ये क्या होता है सूत्र है। अब एलसीएम लेके आप लगाओ तो बताओ कितना आएगा, 1/r बराबर 2 3 4 का एलसीएम लेंगे तो 12 आएगा, 2 छंग 12 आएगा, प्लस 3 चौक 12 आएगा, प्लस 4 तियाँ 12 आएगा। तो इतना आया। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो बताओ कितना आएगा, 6 4 10 3 13/12। लेकिन हमें तो r चाहिए, तो जब ये 1/r का मान जब इतना है तो जब r का मान निकालेंगे चाहे क्रॉस मल्टीप्लाई करो चाहे भिन्न को पलट दो, तो कितना आएगा, 12/13 ओम आएगा। तो 12/13 ओम तो आ गया केवल इतने का जो हमने इसमें बंद किया है। अब ये चित्र कैसे बनेगा, अब आपको हम दिखाते हैं नेक्स्ट पेज पर थोड़ा सा। अब ये चित्र कुछ ऐसे बन जाएगा, ऐसे बनेगा, ऐसे। अब ये सिंगल बन गया और ऐसे ये ए हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका बी। ये कितना है, 1 ओम दिया है चित्र में, ये बी है, ठीक है ना। तो देख सकते हैं, एक बार आपको फिर दिखाते हैं। ये 5 ओम है और बीच वाला 12/13 आ गया है, ठीक है ना। 5 ओम है ये कितना है, 5 ओम। और ये कितना आया अभी हमने जो इसको निकाला, तो 12/13 ओम आया। अब ये कौन सा क्रम दिख रहा है आपको, ये श्रेणी में है, मतलब जितनी धारा यहाँ जाएगी उतने यहाँ जाएगी, उतने यहाँ। तो श्रेणी का सूत्र लगा दो, मान लेंगे तुल्य प्रतिरोध r डैश है, तो r डैश बराबर तीनों का जोड़, मतलब 1 ओम प्लस कितना 12/13 और प्लस 5, इसको जोड़ लेंगे हम। तो अब इसको आप सिंपल लगा सकते हो, कैसे, तो r डैश बराबर, अब देखो यहाँ 1 ओम और ये 5 ओम, 5 और 1 6 प्लस कितना हो जाएगा 12/13। अब इसको आप जोड़ लें, 13 छंग 78 हो जाएगा। आगे हम इसको सॉल्व कर रहे हैं इसी क्वेश्चन को इधर। तो r डैश माना हमने, कितना आएगा 13 छंग 78 और प्लस कितना 12 और बटे कितना 13, ये हो जाएगा। सॉल्व कर लो, 78 में 12 जोड़े कितना आएगा, 8 10 के 0 हासिल आया आपका 1 7 1 8 1 9, 90/13 आ गया। कितना आ गया 78 12 90, 90/13 इतना ओम आएगा तुल्य प्रतिरोध। और चाहे आप भाग कर दो तो 13 छंग 78 13 7 91 6 दशमलव कुछ आएगा जाकर, ठीक है ना। जब आप सॉल्व करेंगे तो 6 पॉइंट समथिंग नियर अबाउट आएगा, या फिर आप 90/13 पर भी छोड़ देंगे ना, पूरा नंबर मिलेगा, क्योंकि इसमें नंबर कटने वाला है नहीं।
आपने एक अच्छे से पूरे क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो आशा करता हूँ समझ में आया होगा। 6.9 लगभग आएगा, तो चाहे यहीं पे छोड़ दो, ठीक है ना। चलिए अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। समझ में आ गया होगा आपको एकदम। नेक्स्ट देखो, आवेश से क्या आप समझते हैं या क्या तात्पर्य है? आवेश किसे कहते हैं, मतलब आवेशन या आवेश क्या होता है, आइए देखते हैं। इसके प्रकारों पर भी प्रकाश डालना है, मतलब प्रकार भी बताने हैं हमें। तो आवेशन या आवेश किसे कहते हैं? तो आवेश क्या होता है? किसी पदार्थ का एक ऐसा गुण होता है जो क्या करता है, वस्तुओं को अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित या प्रतिकर्षित करने का गुण रखता है। तो आइए देखते हैं हम, किन्हीं दो वस्तुओं को आपस में रगड़े जाने अथवा एक दूसरे के निकट या संपर्क में आने पर उनमें दूसरी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करने का जो गुण उत्पन्न हो जाता है, उसे क्या कहते हैं? वस्तु का आवेशन कहते हैं। आपने देखा होगा कि यदि आप अपने बालों में कंघी को रगड़ते हैं और कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को लेते हैं, है ना, कंघी को यदि आप अपने बालों पे क्या करते हैं, रगड़ते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं, आप इसको इस कागज के, है ना, पास में लाते हैं, तो क्या करता है, कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर खींच लेता है। तो इसमें एक प्रकार से आवेश उत्पन्न हो जाता है कंघी पर, समझ रहे हैं ना। तो आवेशन एक ऐसा गुण होता है जो किसी पदार्थ को क्या करता है, अपनी ओर आकर्षित करता है। आगे देखते हैं, आवेश कितने प्रकार के होते हैं? दो, धनावेश और ऋणावेश। तो आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनावेश और ऋणावेश। अब देखते हैं हम, विजातीय मतलब विपरीत प्रकार के आवेशित वस्तुओं के बीच आकर्षण बल, ठीक है ना, तथा सजातीय मतलब समान प्रकार के आवेशों के बीच में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। तो यहाँ पर भी चुंबक की तरह नियम अप्लाई होता है, ठीक है ना। अगर विपरीत है मतलब प्लस माइनस है तो एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित कर लेगा, और अगर माइनस माइनस है या प्लस प्लस है तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर देंगे। अब धनावेश एवं ऋणावेश, जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ते हैं, जब कांच की कोई छड़ हो और उसको रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है, तो जो कांच की छड़ होती है उसमें उत्पन्न आवेश क्या होता है, धनावेश होता है, तथा रेशम में उत्पन्न आवेश क्या होता है, ऋणात्मक होता है, ठीक है ना। तब ये एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। समझ में आ गया होगा ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये बायोलॉजी के क्वेश्चन है। अभी तक आपने जितने क्वेश्चन देखे फिजिक्स के थे, है ना। अब देखते हैं रक्त का थक्का बनने की प्रक्रिया कैसे होती है, कैसे एक व्यक्ति का रक्त का क्लोट बन जाता है चोट लगने के बाद। तो आइए देखते हैं, रक्त का जमना एक रासायनिक क्रिया है, मतलब रक्त का जमना एक कैसी प्रक्रिया है, केमिकल, है ना, क्रिया है, रासायनिक क्रिया है। यह संपूर्ण क्रिया विभिन्न चरणों में पूरी होती है, मतलब कई चरणों में पूरी होती है। आइए जानते हैं कैसे रक्त का थक्का जमता है। तो शरीर के क्षतिग्रस्त स्थान की, मतलब अगर किसी व्यक्ति को कहीं पर चोट लग जाती है तो उस स्थान की रुधिर कोशिकाएं फट जाती हैं। क्या फट जाती हैं? रुधिर कोशिकाएं फट जाती हैं और रक्त बहकर वायु के संपर्क में आता है ना, ब्लड निकलता है और ब्लड वायु के संपर्क में आता है। फिर क्षतिग्रस्त ऊतकों के रक्त की प्लेटलेट्स के विघटित होने से एक तत्व बनता है ना, जिससे प्लाज्मा में उपस्थित, आप देखते होंगे जब चोट लगती है तो व्यक्ति में कुछ समय के बाद में क्या होता है, ब्लड का क्लोट बनने लगता है। तो एक देखते होंगे पीला पीला पदार्थ ऊपर रहता है देखने पर, वो प्लाज्मा है। तो प्लाज्मा में उपस्थित फाइब्रिनोजन नामक निष्क्रिय प्रोटीन फाइब्रिन में बदल जाती है, जो रेशे की भांति होती है। और अनेक फाइब्रिन के रेशे चोट क्षतिग्रस्त स्थान के ऊपर जाल के रूप में ऐसे ऐसे पूरा जाल ही बना लेते हैं, है ना, और ब्लड को बाहर जाने से रोक देते हैं। इन रेशों में रक्त कणिकाएं आरबीसी और डब्ल्यूबीसी उलझ जाती हैं और क्षतिग्रस्त पर, मतलब जहाँ पर चोट लगी होती स्थान है, वहाँ पर लाल थक्का जम जाता है और रक्त बहना बंद हो जाता है। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि जब किसी व्यक्ति को चोट लगती है तो चोट लगने के बाद जो वहाँ की जो प्लेटें होती हैं, ब्लड सेल्स, वो क्या होती है, डैमेज होती हैं, और कुछ समय बाद क्या होता है, प्लाज्मा जो हमारे ब्लड में पाया जाता है, ब्लड का ही भाग होता है ना। तो ब्लड में आप पढ़ोगे, ब्लड में दो चीज़ें पाई जाती हैं, एक तो होती है ब्लड सेल्स और एक होती है प्लाज्मा। प्लाज्मा जिसमें क्या होते हैं, फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन होता है और विभिन्न प्रकार की प्रोटीनें और पाई जाती हैं। और जबकि जो आपकी सेल्स होती हैं उसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होती हैं। तो यही फाइब्रिनोजन जो प्रोटीन है जो कि प्लाज्मा में पाया जाता है, ये क्या होता है, फाइब्रिन में बदल जाता है, और जो कि रेशे की भांति होता है। तो कुछ समय बाद चोट के स्थान पर ये जाल के रूप में पूरा घेर लेती हैं और क्या होती हैं, इसमें से आरबीसी और डब्ल्यूबीसी फिर इसी में उलझ जाती हैं, मतलब बाहर नहीं निकल पाती, और लाल रंग का थक्का जम जाता है और कुछ समय बाद ब्लड का बहना रुक जाता है।
चलिए समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिजिक्स का क्वेश्चन फिर है ये ओम के, और देखो सभी के सभी क्वेश्चन कहीं ना कहीं एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। ओम के नियम को परिभाषित कीजिए तथा प्रतिरोध व विद्युत में संबंध लिखिए, मतलब विद्युत धारा रहना चाहिए यहाँ पे। तो ओम का नियम क्या कहता है, इस नियम के अनुसार क्या होता है, यदि ताप मतलब किसी वस्तु के ताप, दाब आदि भौतिक अवस्थाएं क्या हो, नियत रहे, फिक्स कर दिया जाए, कांस्टेंट कर दिया जाए, तो किसी प्रतिरोध के सिरों के बीच मतलब उसी वस्तु के सिरों के बीच जो उत्पन्न विभव होता है वो उसमें बहने वाली धारा के क्या होता है, समानुपाती होता है। ठीक है ना, अर्थात V प्रोपोर्शनल क्या हो जाता है, I। क्या हो जाता है, V प्रोपोर्शनल I। अब जब भी आप पढ़ें फिजिक्स में प्रोपोर्शनल के निशान को हटाते हैं, एक कांस्टेंट आता है, तो जब यहाँ बराबर लगाएंगे तो यहाँ पर एक नियतांक आ जाता है R, तो V बराबर बन जाता है I इंटू आर, या फिर R बराबर देखें तो R बराबर ये बन जाएगा आपका V बटे I बन जाएगा। ओके, तो ये रहा आपका पूरा ओम का नियम। तो ओम का नियम आप ऐसे लिख सकते हो कि यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाएं जैसे कि ताप, दाब आदि को क्या रखें, नियत रखा जाए, तो चालक के सिरों के बीच में जो उत्पन्न विभव होता है V, वो चालक में बहने वाली धारा I के क्या होता है, समानुपाती या अनुपाती होता है, अर्थात V प्रोपोर्शनल I होता है, या फिर हम V बराबर I इंटू आर कह सकते हैं, जहाँ R एक क्या है, नियतांक है, जो कि चालक तार का क्या है, प्रतिरोध है। ठीक है ना। अब देखते हैं हम प्रतिरोध R के साथ विभवांतर V का स्रोत लगाने पर उसमें बहने वाली धारा I प्रवाहित होती है। ये तीनों राशियां ओम के नियम का पालन करती हैं। एक क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि ओम के नियम में धारा और समय के बीच में ग्राफ कैसे बनता है, सॉरी धारा और विभवांतर के बीच में ग्राफ। तो आइए बताते हैं आपको, एक सरल रेखीय बनता है। ठीक है ना, ये रही आपके विभवांतर V, इधर है धारा, तो ये जो है जब ये बढ़ती जाती है, क्योंकि प्रोपोर्शनल होता है डायरेक्ट, तो ऐसे बनती जाती है, मतलब एक सरल रेखीय ग्राफ प्राप्त होता है धारा और विभव के बीच में ओम के नियम के अनुसार। तो ओम के नियम के अनुसार धारा और विभव के बीच में ग्राफ पूछे कैसा बनता है, तो एक सरल रेखीय बनता है, देख रहे हो, सीधी रेखा में जाएगा। ओके, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, पिग आयरन किसे कहते हैं, ये केमिस्ट्री क्वेश्चन है, मिक्सअप क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए जानते हैं पिग आयरन किसे कहते हैं। अब पिग आयरन मतलब पिग मतलब सुअर नहीं बोलेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। पिग आयरन से क्या अभिप्राय है, इसका उपयोग कहाँ करते हैं, देखो पिग आयरन किसे कहते हैं 2019 में आया था, और पिग आयरन से क्या अभिप्राय है, इसका उपयोग कहाँ करते हैं 2016 में आया था। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए देखते हैं, वात्या भट्टी पढ़े भी होंगे आप, तो वात्या भट्टी से जो प्राप्त लोहा है उसको पिग आयरन कहते हैं। पिग आयरन बोले तो कच्चा लोहा या फिर ढलवा लोहा जिसे कहा जाता है, उसे पिग आयरन बोला जाता है। तो अगर ऑप्शनल आ जाए कि पिग आयरन किसे कहते हैं, तो कच्चा लोहा या ढलवे लोहे को हम पिग आयरन कहते हैं। जिसमें होता क्या है, और ये कहाँ से प्राप्त होता है पिग आयरन, तो वात्या भट्टी से प्राप्त होता है। इसमें 93% तो क्या होता है, लोहा होता है, जबकि 4 से 5% कार्बन और शेष सल्फर, फास्फोरस, सिलिकॉन, इनकी क्या होती हैं, इसमें अशुद्धियाँ पाई जाती हैं, जिसके कारण इसका गलनांक कम होता है और यह भंगुर होता है। इसका उपयोग पाइप, स्टोरेज टंकी, नहाने के टब, कूड़ादान आदि बनाने में किया जाता है। तो देख सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ा इजी भी है। वात्या भट्टी से जो प्राप्त लोहा होता है, जो कि कच्चा लोहा या ढलवा लोहा होता है, उसी को हम पिग आयरन कहते हैं। और इसमें 93% तो लोहा होता है, जबकि 4 से 5% कार्बन और शेष में सल्फर, फास्फोरस, सिलिकॉन, इनकी अशुद्धियाँ पाई जाती हैं। और इसका जो गलनांक है काफ़ी कम होता है या भंगुर भी होता है, इसलिए इसका उपयोग पाइप बनाने, स्टोरेज टंकी बनाने, नहाने के टब बनाने, कूड़ादान आदि को बनाने में किया जाता है। समझ में आ गया होगा अच्छे से आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा सा और आप धैर्य बनाएंगे, ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं रहेगी, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन आपको 100% एग्जाम में देखने को मिलेंगे। एनीमिया तथा ल्यूकीमिया रोग किस कारण होता है ना। एनीमिया आप बीमारी है, सुने होंगे, ल्यूकीमिया भी है, तो ये किस कारण होता है और इसके बचाव और उपचार क्या है। तो ये देखते हैं, एनीमिया किसे कहते हैं, शरीर में खून की कमी। जब हमारे शरीर में खून की कमी होने लगती है, तब जो रोग होता है उस रोग को हम कहते हैं एनीमिया रोग, जिसको रक्त अल्पता का साधारण मतलब खून की कमी है। एनीमिया को हिंदी में रक्त अल्पता भी बोलते हैं, मतलब रक्त की मात्रा कम होने लगती है। ठीक है, आगे, यह लाल रक्त कोशिकाओं में पाए जाने वाले एक कण यानी हीमोग्लोबिन की संख्या में कमी आने से होती है। मतलब जब हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होने लगती है, तब जो रोग होता है वो रोग होता है एनीमिया। हीमोग्लोबिन पूरे शरीर में ऑक्सीजन को प्रवाहित करती है। जो हीमोग्लोबिन है ये हमारे पूरे शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करती है।
इसकी कमी होने से पूरे ऑक्सीजन है ना में शरीर की आपूर्ति में कमी आ जाती है, जिसके कारण व्यक्ति में थकान और कमजोरी महसूस होने लगती है। समझ में आ गया होगा एनीमिया। इसका बचाव और उपचार क्या है, तो चिकित्सक की सलाह के अनुसार भोजन पर विशेष ध्यान देना चाहिए। आयरन सप्लीमेंट लेना चाहिए, ऐसे सप्लीमेंट लेने चाहिए जिसमें आयरन की मात्रा उचित हो, ज़्यादा हो। और प्रतिदिन 6 से 8 गिलास तरल पदार्थ लेना चाहिए, जैसे कि जूस है ना लेना चाहिए। हरी पत्तेदार सब्जियां ज़्यादा लें, जैसे कि पालक है, इसमें आयरन की मात्रा ज़्यादा होती है। अब जानते हैं दूसरी बीमारी ल्यूकीमिया किसे कहते हैं। तो रक्त बनाने वाले ऊतकों का कैंसर संक्रमणों से लड़ने की शरीर में क्षमता में रुकावट पैदा करता है ना। तो ल्यूकीमिया है रक्त या अस्थि मज्जा का कर्कट रोग। इसकी विशेषता रक्त कोशिकाओं सामान्य रूप से श्वेत रक्त कोशिकाओं का असामान्य बहुजन, मतलब जो हमारी जो WBC होती हैं उनकी जो संख्या है, अगर देखें जो उनके रूप होते हैं उसके असमानता में बहुजनता पाई जाती है, तब उसे हम कहते हैं ल्यूकीमिया। ल्यूकीमिया एक प्रकार से वह रोग है जब शरीर में क्या हो जाए, ल्यूकीमिया रोग तभी होता है जब हमारे जो ब्लड में क्या हो जाता है, WBC की क्या होने लगती है, क्या हो जाएगी, अधिकता हो जाएगी, जिसको कैंसर भी बोल देते हैं हम ल्यूकीमिया को शॉर्टकट में। तो जब हमारे ब्लड में जो प्लेटें हैं है ना, इसमें RBC WBC और प्लेटलेट्स, तो जो उसमें WBC है जब इसकी मात्रा ज़्यादा हो जाने लगती है तब व्यक्ति में कौन सा रोग हो जाता है, ल्यूकीमिया, मतलब कैंसर नामक बीमारी बनने लगती है। इसका उपचार औषधीय चिकित्सा के द्वारा किया जाता है। कुछ उपचार विकिरण चिकित्सा के द्वारा भी मरीजों की जीवन शैली में सुधार करते हुए अस्थि मज्जा के जमाव में कमी लाने या उपचार के बाद उचित देखभाल करते हैं। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, विद्युत धारा, जो कि फिजिक्स का ही क्वेश्चन है। तो आइए जानते हैं विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। देख सकते हैं ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। तो चुंबकीय प्रभाव और ऊष्मीय प्रभाव, तो पहले हम जानते हैं विद्युत धारा के प्रभाव। तो किसी भी चालक में धारा प्रवाहित करने पर चालक के सभी तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इस क्रिया को विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। मतलब जैसे कि ये कोई तार है, जब इसमें हम क्या इलेक्ट्रिसिटी मतलब धारा प्रवाहित करेंगे, करंट, तो इसके चारों ओर क्या बन जाता है, एक क्षेत्र बनता है, ठीक है, जो कि चुंबक की तरह व्यवहार करता है, इसलिए इसे हम चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। तो किसी भी चालक में धारा प्रवाहित करने पर चालक के सभी तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, और इस क्रिया को क्या कहते हैं, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। क्योंकि ये प्रभाव विद्युत धारा का उत्पन्न होता है, इसलिए इसको विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। उदाहरण क्या है, धारामापी की कार्य प्रणाली इसी प्रक्रिया पर आधारित है। आगे ऊष्मीय प्रभाव, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव के बारे में जानते हैं। तो विद्युत धारा के प्रवाह से किसी चालक में ऊष्मा पैदा होने या ऊष्मा उत्पन्न होने की जो प्रक्रिया है उसे विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। और विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव का उपयोग करके अनेक उपयोगी उपकरण बनाए गए हैं, जैसे प्रेस, विद्युत अंगीठी, पानी गर्म करने की जो केतली है, कमरा गर्म करने के लिए जो हीटर है, ब्लोअर है, टोस्टर है, बेकिंग ओवन है, बल्ब आदि, ये सभी विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के पर आधारित उदाहरण हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ फुल एनर्जी के साथ आपको हमने ये क्लास प्रोवाइड की। लगातार आप बने रहे, पूरा आप क्लास नेट को देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। यहाँ से क्वेश्चन आपको 100% मैं कह सकता हूँ कुछ ना कुछ मिलेगा ही मिलेगा, एकदम श्योरिटी है, आएगा ही आएगा। तो चलिए, यदि आपको क्लास पसंद आई हो तो लाइक भी कर देना, यदि अभी तक ना किया हो सब्सक्राइब तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है ना, इससे एक मोटिवेशन मिलता है। चलिए यहीं तक रखते हैं, आप सभी का एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।